हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस के कार्टून यानी कि पिक्चर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उसको यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। आपके फाइनल एग्जाम के लिए वीडियो जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है। और एक वीडियो मैंने बनाई है 2 दिन पहले, आपने देख ली होगी आई थिंक। इसमें बुक 1 एंड बुक 2 दोनों के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करा दिए हैं। और मैंने PYQ भी आपको कराए हैं, जिसमें मैंने आपको लास्ट ईयर का आपको मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट का पेपर करा दिया है। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देखना, 10-15 दिन पहले मैंने उसको पहले ही बना दिया था। ठीक है, उसको जरूर देख के जाना है। और हमारी वेबसाइट पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। गूगल पे जाके eklavyastudypoint.com सर्च कर सकते हो। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो एकलव्य स्टडी पॉइंट के नाम से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कार्टून आपके सामने है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूरोप का संविधान। यानी यहाँ पे बात चल रही है यूरोप के संविधान की। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि यूरोपीय संघ ने कब एक साझा संविधान बनाने का प्रयास किया था। तो 2003 में, यानी सन 2003 में यूरोपीय संघ जो था उसने अपना एक संविधान, ठीक है, साझा संविधान बनाने का प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ साझा संविधान बनाने में डैश हुआ, सफल हुआ या असफल हुआ। तो उसमें ये फेल हो गया था। ठीक है, यानी कि असफल हो गया था। नेक्स्ट है कि यूरोपीय संघ किस प्रकार का संगठन है। यूरोपीय संघ जो है वो कैसा संगठन है, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसको हम एक तरीके से राजनीतिक संगठन बोलेंगे। हालांकि स्टार्टिंग में ये आर्थिक संगठन की तरह काम करता था, लेकिन बाद में ये पूरी तरीके से राजनीतिक संगठन बन चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको बगदाद दिखा रहा है, यानी कि इराक की बात चल रही है। ठीक है, इराक की बात चल रही है। शिया, सुन्नी, कुर्द ये आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी के हाथ में इंक है तो किसी के हाथ में लिखने वाली कलम है। तो कोई कागज ले रखा है अपने हाथ में, और यहाँ पे बहस क्या चल रही है। कोई कह रहा है मेरे पास कागज है, संविधान मैं लिखूंगा। कोई कह रहा है मेरे पास कलम है, संविधान मुझे लिखना चाहिए। कोई कहता है मेरे पास इंक है, संविधान मुझे लिखने दो। यानी कि यहाँ पे सिया, सुन्नी और कुर्द जो कम्युनिटी है इसके बीच में विवाद चल रहा है। किस चीज को लेकर चल रहा है, संविधान बनाने को लेकर। ठीक है, संविधान को लिखने को लेकर। तो क्वेश्चन है कि ये चित्र किस घटना से रिलेटेड है। इराक में सत्ता परिवर्तन, ईरान में सत्ता परिवर्तन, इजराइल में सत्ता परिवर्तन या लेबनान में। तो ये इराक में सत्ता परिवर्तन की बात है। ठीक है, इराक में जब सत्ता परिवर्तन हुआ था, नए संविधान बनाने की बात आई थी, तब ये विवाद देखने को मिला था। अगला प्रश्न है कि इस चित्र में क्या दर्शाया जा रहा है। तो इराक में जब सद्दाम हुसैन की सत्ता चली गई थी, तो उसके बाद संविधान की रचना को लेकर जो विवाद हुआ था वो दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका पहला सही हो जाएगा। फिर नए संविधान की रचना को लेकर विभिन्न समुदाय में संघर्ष, ये भी ठीक है, क्योंकि नया संविधान रचना है और अलग अलग समुदाय जो है वहाँ पे सिया, सुन्नी, कुर्द वगैरह ये आपस में क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। फिर विभिन्न समुदायों की अलग अलग मांगे, बिल्कुल ठीक है। तो अपना आंसर यहाँ पे होना चाहिए उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इराक में जो सद्दाम हुसैन थे वो किस पद में थे, राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे, राज्यपाल थे या फिर वहां पे न्यायाधीश थे। तो ये यहाँ के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति थे। अब अगला देखो, प्रश्न है यहाँ पे ताश के पत्ते हैं। आपने ताश के पत्ते देखे होंगे, ताश के पत्तों के ऊपर इन्होंने क्या कर रखा है, इराक के कॉन्स्टिट्यूशन यानी इराक के संविधान को इस पर टिका रखा है। अब आप सोचो, एक ऐसा संविधान जो ताश के पत्तों पे टिका हो तो वो कैसा होगा, वो एक कमजोर संविधान होगा। ठीक है, तो ये चित्र किस देश के संविधान की बात कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इराक, आप बता दोगे इराक के संविधान की बात चल रहा है। फिर इसके बाद है कि चित्र में इराक के संविधान को ताश के ढेर जैसा क्यों दिखाया है। क्योंकि ये संविधान बहुत मजबूत है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये संविधान कमजोर है, ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, यानी ये कमजोर संविधान है तभी इस तरीके से उसको दिखाया हुआ है। अगला प्रश्न है कि क्या भारत का संविधान भी इराक के संविधान जैसा है। क्या भारत का संविधान इराक के संविधान जैसा है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, आप बोलोगे हाँ भारत और इराक का संविधान एक जैसा है, बिल्कुल भी नहीं। फिर आप बोलोगे नहीं, भारत का संविधान का आधार मजबूत है और भारत का संविधान विश्व के सफलतम संविधान में से है। ठीक है, तो इसमें देखो बी ऑप्शन भी सही है, क्योंकि भारत का संविधान का आधार जो है वो मजबूत है। और फिर सी भी सही है, क्योंकि भारत का संविधान जो है दुनिया के सफलतम संविधान में नाम आता है। ठीक है, तो आप ऐसे बता सकते हो कि भारत का संविधान जो है इराक के संविधान जैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बी और सी अपना ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे नेहरू है। नेहरू के एक तरफ आपको ये जो भारतीय विचारधारा के लोग दिख रहे हैं और यहाँ पे आपको पश्चिमी विचारधारा के लोग दिख रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि कार्टून के बीच में खड़ा व्यक्ति कौन है। तो वो नेहरू है। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि कार्टून में बाएं यानी लेफ्ट साइड में जो बैठे हुए लोग हैं वो कौन सी सांस्कृतिक विचारधारा के हैं। तो वापस देखो, ये लेफ्ट साइड में बैठे हुए लोग हैं। ठीक है, तो ये पश्चिमी विचारधारा को दिखा रहे हैं, तो ये पश्चिमी विचारधारा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राइट हैंड यानी जो दाहिनी साइड में बैठे हुए लोग हैं ये कौन सी विचारधारा के हैं। तो जो राइट साइड में थे और इधर लेफ्ट साइड में था, ठीक है, बीच में नेहरू है, तो राइट साइड में जो है ये भारतीय यानी भारतीय विचारधारा के लोग हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि दिया गया चित्र जो है किसका है। तो ये सरदार
हुकुम सिंह का है, ठीक है। नेक्स्ट है कि संविधान निर्माण में इनका क्या योगदान था, तो ये इसके एक्टिव मेंबर थे। ये अल्पसंख्यकों के क्या थे, ये रक्षक थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि चित्र में क्या दर्शाया गया है, तो चित्र में दिखाया गया है कि चुनाव आयोग, यानी जो चुनाव है, चुनाव कराते समय कितनी आफत, कितनी समस्या है, यानी एक प्रॉब्लम के रूप में चुनाव को दिखाया गया है, ठीक है। अगला है कि चित्र में चुनाव को एक समस्या के रूप में क्यों दिखाया गया है, क्योंकि चुनाव करवाना चुनाव आयोग के लिए आसान काम नहीं है, ठीक है। चुनाव करवाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। नेक्स्ट है कि चुनाव करवाना चुनाव आयोग के लिए आसान काम है, आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर उस समय ईवीएम मशीन नहीं थी। देखो अब यहाँ पे दो ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, यानी पहला ऑप्शन भी आपका ठीक है और सी ऑप्शन भी ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा ए और सी, क्योंकि उस समय में चुनाव करवाना आसान काम नहीं था और उस समय में ईवीएम का यूज भी नहीं होता था, तो इसलिए बहुत दिक्कत हुई थी। नेक्स्ट है कि चित्र में क्या दर्शाया गया है, तो इसमें देखो कांग्रेस के जो लीडर है कितने बड़े दिखाई दिए, ठीक है। और यहाँ पे अपोजिशन लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से पढ़ पा रहे हो तो यहाँ अपोजिशन लिखा हुआ है, तो ये अपोजिशन इनके सामने कितना छोटा दिखाया गया, तो आप यहाँ पे कहोगे कि यहाँ पे कांग्रेस का प्रभुत्व या फिर कांग्रेस का वर्चस्व दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि चित्र में विपक्ष को बौना क्यों दिखाया गया है, छोटा क्यों दिखाया गया, तो क्योंकि कांग्रेस के सामने विपक्षी दल को बहुत कम वोट मिलते थे, बिल्कुल ठीक है। विपक्ष कुछ राज्य तक सीमित था, ये भी ठीक है। विपक्ष को जन समर्थन ज्यादा नहीं था, ये भी ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस के सामने विपक्ष जो था वो बहुत ही कमजोर था। फिर यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अडल्ट वोट, यानी यहाँ पे वोट की बात चल रही है। तो चित्र में क्या दर्शाया गया है, मौलिक अधिकार नहीं दर्शाया गया, संविधान भी नहीं दर्शाया गया और इनमें से कोई भी नहीं, यानी ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी वोट की बात चल रही है, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को चित्र में हाथी के रूप में क्यों दिखाया गया है, तो आप इसका आंसर बताओगे डी, क्योंकि ये अधिकार जो है पश्चिम के देशों में भी नहीं था। इसको लेकर पश्चिम के नेताओं को चुनाव असफल होने की आशंका थी और विदेशी जो पर्यवेक्षक थे इन्होंने भी इसकी क्या की थी, खूब आलोचना की थी, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक बार ध्यान से देखिए, नेता जो है, नेता लोग आपस में बात कर रहे हैं और इनके मन में एक चिंता दिखाई दे रही है, तो चित्र में क्या दर्शाया गया है, तो इस चित्र में नेताओं के मन में चुनाव आयोग को लेकर एक डर, एक चिंता, एक भय दिखाया गया है। क्यों, क्योंकि चुनाव आयोग जो होता है वह आचार संहिता जारी करता है, यानी कुछ विशेष रूल जारी करता है जो कि लीडर्स को मानने होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे लोकसभा लिखा हुआ है और यानी यहाँ पे लोकसभा में जा रहे हैं, सबसे आगे नेहरू है, फिर उसके पीछे अन्य नेता हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि चित्र में सबसे आगे कौन नजर आ रहा है, तो आप बताओगे नेहरू जी जो है सबसे आगे हैं। अगला है कि किन्हीं दो नेताओं को पहचानना है और उनके नाम लिखने हैं, तो देखो नेहरू हो जाएंगे, अबुल कलाम हो जाएंगे, आपको रफ़ी अहमद किदवई भी दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे राजकुमारी अमृता कौर भी दिख रही है, तो आप इनमें से कोई भी नाम बता सकते हो। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, वो इतने शक्तिशाली होते हैं, क्यों होते हैं, कोई दो कारण बताओ। क्योंकि जो वास्तविक शक्ति होती है ना हमारे यहाँ पे, वो प्राइम मिनिस्टर के पास और उसके कैबिनेट के पास ही होती है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर के पास वास्तविक शक्ति होती है और उसका प्रयोग करता है। फिर लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता होता है प्राइम मिनिस्टर, इसलिए भी वो ताकतवर होता है। फिर यहाँ पे देखिए, सीएम सीक टू ट्रस्ट वोट, ठीक है, यहाँ पे यानी कि विश्वास मत की बात चल रही है। तो अगला क्वेश्चन है कि विश्वास मत से क्या अभिप्राय है, तो सदन में जो बहुमत साबित किया जाता है, ठीक है, उसको दिखाया गया है। नेक्स्ट है कि सामूहिक उत्तरदायित्व से क्या अभिप्राय है, यानी संसद के प्रति अपनी जिम्मेदारी, ठीक है, उत्तरदायित्व। फिर विश्वास मत जीतने के बाद मुख्यमंत्री की परेशानियां समाप्त क्यों नहीं होती, तो यदि कोई एक विधायक भी पार्टी को छोड़ दे तो भी वापस से वही समस्या हो सकती है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे संसद है और यहाँ पे डिमांड है इनके हाथ में लिखा हुआ, और ये यहाँ पे कुछ थैलियाँ रखी हैं, आई थिंक ये फंड है, पैसा है, और यहाँ बहुत सारे नेता हैं और ये सब कहीं ना कहीं अपना फंड लेने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि चित्र में कौन से नेता दिख रहे हैं, तो विभिन्न विभागों के यानी अलग अलग विभाग के नेता जो हैं दिख रहे हैं, यानी अलग अलग मिनिस्ट्री, जैसे होम मिनिस्ट्री हो गए, ठीक है, और आगे ये अलग अलग मिनिस्ट्री के नेता हैं। ये नेता यहाँ क्यों खड़े हैं और इतने दीनहीन यानी इतने दीनहीन कंडीशन में क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि इनको फंड चाहिए, ठीक है। तो ये जो विभिन्न मंत्रालय होते हैं इनको फंड चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, उसी से फिर वो अपना काम करते हैं, ठीक है। और ये शक्ति किसके पास होती है, संसद के पास होती है, तो इसलिए संसद के सामने ये सारे नेता जो है आपको दीनहीन कंडीशन में दिखाई दे रहे हैं। फिर एक मैप आपके पेपर में हमेशा आता है कि द्विसदनात्मक विधायिका वाले जो स्टेट है हमारे यहाँ पे, इसके बारे में आपको बताना है। तो 6 मुख्य ऐसे राज्य हैं जहाँ पे द्विसदनात्मक विधायिका है। द्विसदनात्मक विधायिका का मतलब क्या है, यहाँ पे विधानसभा भी होती है और विधानसभा के अलावा यहाँ पे विधान परिषद भी होती है, ठीक है। तो ये कौन से राज्य हैं जहाँ पे आपको विधानसभा और विधान परिषद दोनों देखने को मिलती है, तो आंध्र प्रदेश में दिखेगा, बिहार में दिखेगा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आपको द्विसदनात्मक विधायिका देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखो,
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वॉकआउट नहीं, आउट किए गए, यानी कि हम वॉकआउट नहीं हुए बल्कि हमको बाहर निकाल दिया गया। आउट करने का मतलब क्या होता है, अगर कोई सांसद संसद के अंदर अनुशासनहीनता दिखाता है, गलत बयानबाजी करता है या फिर ज़्यादा ही अनुशासनहीनता दिखाता है, तो ऐसे में स्पीकर जो होता है वो उसको वहाँ से बाहर निकाल सकता है, ठीक है, बाहर निकलवा सकता है। तो प्रश्न है कि सदन से वॉकआउट करना क्या एक उचित तरीका है, आपको क्या लगता है? तो हम इसे बोलेंगे नहीं, क्योंकि समस्या का समाधान खोजा जाना चाहिए, ठीक है, यानी जिस चीज़ पे चर्चा हो रही है, बहस हो रही है, उसका समाधान क्या हो सकता है हमको ये खोजना चाहिए, मतलब हमको नहीं, सॉरी, सांसदों को ये खोजना चाहिए, ठीक है, उनको ये नहीं कि वॉकआउट करने से थोड़ी कुछ होने वाला है। अगला प्रश्न है कि अध्यक्ष सदस्यों को सदन से किस आधार पे आउट कर सकता है, यानी बाहर भेज सकता है। मान लो कोई सदस्य अनुशासनहीनता करता है, तो ऐसे में जो स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है, वो उसको बाहर निकलवा सकता है। नेक्स्ट है कि सदस्यगण वॉकआउट जैसा व्यवहार क्यों करते हैं, तो इसके दो कारण हैं। एक तो ये है कि वो किसी मुद्दे पे, किसी टॉपिक पे, किसी विषय पे समर्थन नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, उसके खिलाफ है, एक तो ये कंडीशन है। दूसरा क्या होता है, जब वो अनुशासनहीनता फैलाना चाहते हैं या फिर संसद को अपनी कार्यवाही से रोकना चाहते हैं, तब भी वो ऐसा करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है, ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन मैंने वही लिए हैं जो आपके पेपर में बार बार आते हैं, तो इन्हीं में से पेपर में आ जाना चाहिए क्वेश्चन। तो प्रश्न है कि डाक हड़ताल कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, यानी डाक हड़ताल चल रही थी लेकिन कोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप किया, ठीक है। तो अब प्रश्न है कि उपरोक्त चित्र में न्यायपालिका जो है किस विषय पे हस्तक्षेप कर रही है, तो डाक हड़ताल के मुद्दे पे कर रही है, ठीक है। अगला है कि न्यायपालिका के हस्तक्षेप से क्या लागू हुआ है, तो जनता की सुविधा हुई है, क्योंकि जनता को नुकसान होता है, डाक हड़ताल होगी या कोई भी हड़ताल होगी तो नुकसान जनता को उठाना पड़ता है। अगला प्रश्न है कि हस्तक्षेप करते हुए न्यायपालिका ने क्या डिसीजन लिया कि सार्वजनिक हित से संबंधित विभागों को हड़ताल नहीं करनी चाहिए वरना जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक नेता बना हुआ दिख रहा है, तो उपरोक्त चित्र में क्या दिखाया गया है, इसमें न्यायिक सक्रियता दिखाई गई है, यानी कि हमारी जो न्यायपालिका है वो सक्रिय है इन मुद्दों पे, ये दिखाया गया है। अब देखो जो सेम क्वेश्चन मैंने बताया था, सेम क्वेश्चन देखो आपके एग्जाम में आया हुआ है, ये मैंने एग्जाम की जो क्वेश्चन है उसमें से स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है। तो एक बार वापस से देखो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं, इसको देखते हैं। तो जनहित याचिका क्या होती है, तो जनहित याचिका होती है कि जब पीड़ित व्यक्ति के लिए कोई दूसरा व्यक्ति अगर याचिका दायर करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जनहित याचिका बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1979 में शुरुआत हुई थी। फिर भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन किसे माना जाता है, तो इसमें जनहित याचिका को मेन साधन माना जाता है, क्योंकि जनहित याचिका के द्वारा ही हमारी जो कोर्ट होती है वो इन चीज़ों पे सुनवाई करती है, ठीक है। फिर जनहित याचिकाओं के माध्यम से किसके अधिकारों का दायरा बढ़ा है, तो इससे जो न्यायपालिका है, इसके अधिकारों का दायरा बढ़ा है, क्योंकि अब न्यायपालिका को वो काम भी करने पड़ते हैं जो कि कार्यपालिका या विधायिका को करने हैं, जो वो सही से नहीं कर पा रहे, मजबूरन न्यायपालिका को उसमें कूदना पड़ता है और उन समस्याओं को देखना पड़ता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक कार्टून आपके सामने, आई थिंक इसको भी हम कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आए हैं यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन है कि इस कार्टून का मुख्य विषय क्या है, तो ये चुनाव की तैयारी के बारे में बता रहा है आपको। अगला क्वेश्चन है कि कार्टून में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का कौन सा पहलू दिखाया गया है, तो इसमें चुनाव चुनाव के बारे में, चुनाव के दौरान जो कंपटीशन होता है उसको दिखाया गया है। ये जो दर्शित कार्टून है ये किस दशक का है, तो ये 1950 के दशक का है, क्योंकि आपको पता है 1952 में, हमारे 1951-52 में चुनाव हुए थे, पहले आम चुनाव, तो उस समय देश में बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मच गई थी चुनाव को लेकर, बहुत मुश्किल था चुनाव कराना। फिर कार्टून का संबंध किससे संबंधित है, तो ये कौन से, तो ये आप ये लगा लो यहाँ पे द्वितीय आम चुनाव से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे जो था ये 1950 का दशक है, क्योंकि जो पहला आम चुनाव होता है 51-52 में हुआ था, लेकिन दूसरा जो चुनाव हुआ था वो 1957 में हुआ होगा, ठीक है, 52 और 5 57, ठीक है, 57 में हुआ था। तो यहाँ पे द्वितीय चुनाव से भी रिलेटेड ये है। फिर यहाँ पे देखो आपके सामने पिक्चर है, तो इसमें बताया गया कि आपको तुरंत राजनीति से संन्यास लेना चाहिए, आपके कामकाज का इस पर बुरा प्रभाव पड़ा है, वो सोचता है कि वह झूठ और धोखाधड़ी से काम चला सकता है, ठीक है। एक महिला गई है किसी बच्चे को लेकर और ऐसे बोल रही है कि आपको ये सब छोड़ देना चाहिए, नेताओं को बोल रही है। तो ये कार्टून क्या दर्शा रहा है, ये हमारे देश में जो राजनीति है उसको दर्शा रहा है कि किस प्रकार से जो नेता हैं वो झूठे वादे करते हैं, ठीक है, झूठ बोलते हैं और असली में वो चीज़ें नहीं करते हैं। फिर राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत हम किन अवधारणाओं को पढ़ते हैं, तो इसमें हम स्वतंत्रता पढ़ते हैं, समानता पढ़ते हैं, न्याय पढ़ते हैं, ठीक है, लोकतंत्र की विचारधारा को पढ़ते हैं, हम धर्मनिरपेक्षता पढ़ते हैं, नागरिकता पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, तो कोई भी दो चीज़ बता देते हैं। फिर राजनीति का समाज पे गलत प्रभाव पड़ने का कारण क्या है, इसका गलत प्रभाव इसलिए पड़ता है क्योंकि हमारे जो समाज के लोग हैं वो राजनेताओं को झूठ बोलते देखते हैं, झूठ कपट छल कपट करते देखते हैं, ठीक है, घोटाला करते हुए देखते हैं, और कई बार वो हिंसा करवा देते हैं, नेता दंगे करवा देते हैं, ये करते देखते हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं
राजनीति का समाज पे कुछ जगह पे गलत प्रभाव भी देखने को मिलता है। ठीक है, फिर एक चित्र है आपके सामने कि संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्लीय असमानता। देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो नस्ल भेद होता था गोरे और काले लोगों के बीच में, ठीक है, गोरे लोगों को ऊंचा माना जाता था, काले लोगों को निम्न माना जाता था। तो यहाँ पे जो इनके साथ गलत होता था, जैसे कई जगह पे इनको वोट देने का अधिकार नहीं था, ठीक है, कई इनको जेलों में डाल दिया गया था, और इनके पास संपदा वगैरह नहीं होती थी। तो इस तरीके की चीज़ें होती जो थी वही आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये वीडियो खत्म हो जाता है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्लास 11 ईएस पे। यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह अवेलेबल करा दिए जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, शेयर जरूर करें। और जो मैंने वन शॉट वीडियो बनाई है, ठीक है, वन शॉट वीडियो को आप पेपर से पहले जरूर देख के जाना। और मैंने पीवाईक्यू बनाया, यानी प्रीवियस ईयर के 2 क्वेश्चन बना रखे हैं, एक मॉर्निंग शिफ्ट का, एक इवनिंग शिफ्ट का। इसको भी जरूर देख के जाना। ठीक है, मैं टेलीग्राम पे सबके लिंक शेयर कर दूंगा। बाकी आप हमारे चैनल पे जाके सर्च करोगे तो वो भी मिल जाएंगे आपको, आप जाके इसको जरूर देख।